पहला उपयोग हो गया दाढ़ी बनाने के रूप में। अब दूसरा उपयोग देखते हैं। नाक कान गले के जांच करने के लिए डॉक्टर जो उपयोग करते हैं, ऐसे लिखा रहता है ना, नाक कान गला का विशेषज्ञ। वो हमारे नाक कान गले को कैसे देख पाते हैं, उतने अंदर तो उनकी आँख से दिखाई देगा नहीं। तो वो इस उत्तल दर्पण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं अंदर देखने के लिए। आगे दिया है उत्तल दर्पण का प्रयोग टेबल लैंप लैंप के रेरो में किया जाता है, जिससे वो टेबल लैंप के आगे जो वो शीशा लगा रहता है उसमें भी किया जाता है, ताकि थोड़े से प्रकाश में थोड़े से लाइट में हमको क्या अधिक से अधिक प्रकाश मिल सके। उसके लिए भी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शी में और इत्यादि चीज़ों में क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब अवतल दर्पण तो हमने देख लिया, अब उत्तल दर्पण देखते हैं। ये उत्तल दर्पण है। पहली स्थिति क्या है, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। तो यहाँ पे ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ये वस्तु यहाँ पे अनंत पे रखी हुई है। जब हम वस्तु से प्रकाश को डालते हैं तो क्या होता है, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे जाती हुई प्रतीत हो रही है मुख्य फोकस से। और बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, तो इस पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दोनों लाइन कहाँ काट रही है, फोकस पर। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी। दर्पण के उधर बन रहा है तो कैसा बन रहा है, आभासी। दर्पण के इधर वास्तविक। दर्पण के उधर बन रहा है तो आभासीय सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। अगली स्थिति देख लेते हैं। इसमें दो ही स्थिति पढ़नी होती है मुख्यतः। अगली देख लेते हैं दूसरी स्थिति। दूसरा देख लेते हैं, यदि वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो। अभी वस्तु अनंत पे थी, अब इस बार क्या है, अनंत और ध्रुव के बीच में है। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में होगी तो बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। हो गया। दूसरा नियम लगा लेते हैं। वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र पर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है। देखो लौटा दिए। तो ये क्या है, वक्रता केंद्र यहाँ पे काट रहा है। इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक आभासीय सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा। पिछले वाले में बहुत छोटा, इसमें छोटा। आभासीय सीधा तथा वस्तु से छोटा बन रहा है प्रतिबिंब। अब हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग में देख लेते हैं क्या है। इस दर्पण द्वारा अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रतिबिंब कम स्थान में बनाने के कारण इसमें वाहन चालकों में साइड मिरर के रूप में, बाइक चलाते हैं सभी लोग आजकल तो, कक्षा 10 वाले भी उड़ाते हैं, कक्षा 8वीं वाले चला रहे हैं तो 10वीं वाले तो चलाते ही होंगे। तो बाइक में जो साइड मिरर लगा रहता है दो, एक इधर एक इधर, इन साइड इतनी छोटे से साइड मिरर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक, कार सब आ जाती हैं, सबका प्रतिबिंब बन जाता है। कैसे होता है, क्या करता है उत्तल दर्पण अपने बड़े से वस्तु को क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब दिखाता है। तो इसी कारण इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, साइड मिरर के रूप में, गाड़ियों में। आगे देखो दिया है, सड़क पर लगे लैंप के पीछे परावर्तक तल के रूप में। सड़क पर लगे होते हैं ना, जो रोड पे लाइट लगी रहती हैं, हाईवे पे देखे होंगे, उसके पीछे भी परावर्तक के रूप में लगाया जाता है ताकि रिफ्लेक्शन होके अच्छा सा बढ़ सके। तथा अब आगे हमको पढ़ना है गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी। तो हो गया, दर्पण तो हो गया। मैंने दर्पण सूत्र नहीं बताया, आगे आएगा दर्पण सूत्र भी आएगा। लिख देता हूँ, ये इसी पेज पे लिख देता हूँ, दर्पण सूत्र देख लेते हैं। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, देखो इसमें हमने फोकस दूरी के बारे में पढ़ा, सब चीज़ के बारे में पढ़ा। ये वस्तु से इसके बीच की दूरी को हम यू बोलते हैं, इससे इसके बीच की दूरी को हम भी बोलते हैं। मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी, वस्तु से दर्पण की दूरी यू, और फोकस दूरी तो हमने बताया ही था एफ। हो गया, वक्रता त्रिज्या आर, यही सब था। अब इसी से संबंधित इन तीनों में एक संबंध है, यू भी एफ एंड आर में एक संबंध आता है, आगे वो पढ़ना है। अभी सूत्र में आ गया है तो यहीं पे बता देता हूँ। देखो सूत्र होता है, इनमें संबंध होता है 1/f बराबर 1/f बराबर 1/1/v प्लस 1/u।
क्या होता है 1/v प्लस 1/u दर्पण के लिए। लेंस में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाता है। लेंस और दर्पण में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो चिन्ह परिपाटी हमको पढ़ना है। दर्पण द्वारा प्रकाश किरणों को सदैव बाईं ओर रखे से डाली जाती है। क्या बोला गया है, पहली स्थिति प्रकाश किरणें किधर से डाली जाती हैं, केवल बाईं ओर से डाली जाती हैं। किसी वस्तु पर दर्पण में जब हम प्रकाश डालते हैं तो किधर से डालते हैं, सिर्फ बाईं ओर से। ये बायां हो गया, जैसे हमने इसमें पढ़ा है ना, मुख्य अक्ष मूल बिंदु, ये इधर से ये बायां, ये दायां, ये ऊपर, ये नीचे। तो इन्हीं का चिन्ह परिपाटी का प्रयोग हमको उसमें करना है। अब मैं कह दूँ उत्तल दर्पण में वस्तु रखी गई है, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई है, तो कैसी होगी, उसकी दूरी ऋणात्मक होगी कि धनात्मक। तो यू यू कोई सा भी उत्तल दर्पण रहे, अवतल दर्पण रहे या लेंस रहे, यू क्या होता है, सदैव निगेटिव होगा, जाहिर सी बात है। यफ क्या होगा, उत्तल दर्पण के लिए, अवतल लिख देता हूँ पहले, अवतल। अवतल के लिए साइड में एक जगह एकत्रित करके लिखते हैं बढ़िया से। देखो एक तरफ लिख लेता हूँ उत्तल, ये उत्तल और ये अवतल। अब अवतल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, जाहिर सी बात है उत्तल दर्पण इधर होता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव। इसकी फोकस दूरी निगेटिव। इसमें बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी भी क्या हो सकती है, भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगी। एक स्थिति में पॉजिटिव होती है, बाकी सब में निगेटिव होती है। यू इसमें भी सदैव निगेटिव रहेगा, यू इसमें भी सदैव निगेटिव रहेगा ना, यू दोनों में निगेटिव रहेगा, एफ इसमें पॉजिटिव इसमें निगेटिव, और इसमें भी इसमें सदैव भी पॉजिटिव है ना, ऐसा चलेगा। अब आगे देख लेते हैं, चिन्ह परिपाटी लगभग हमने समझ लिया, 9 चिन्ह 10 परिपाटी 11 हमने 12 में देख लिया। करना आगे पड़ेगा, हम पीछे देखते हैं 8। दर्पण का सूत्र। देखो दर्पण सूत्र में करा था, दर्पण सूत्र आ भी गया, यहाँ पे दर्पण सूत्र दिया तो गया भाई है, हो वन ही अपान जाना एफ था 8 बराबर वन बार। अपान भी प्लस वन अपान यू। एफ क्या है, फोकस दूरी, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से क्या है, वस्तु की दूरी। आगे हमको पढ़ना है रैखिक आवर्धन। अब आवर्धन क्या होता है, आवर्धन दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई, ऐसे है दर्पण दर्पण ये। अब ये मुख्य अक्ष के लंबवत, हम यहाँ पे वस्तु रख रहे हैं, ये वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन। आवर्धन को हम किससे दिखाते हैं, यम से। और यम बराबर क्या होता है, आई बाई ओ, मतलब हाइट ऑफ, एच आई लिख देते हैं, एच आई और एच ओ, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ हाँ। ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। या इसी को इसी में एक और सूत्र होता है, यम बराबर क्या होता है, आई आई बाई ओ, या क्या होता है माइनस का यू, माइनस का भी अपान में यू, क्या होता है माइनस का भी अपान में यू। अगला देख लेते हैं 17 नंबर, पेज नंबर 17। दर्पण की पहचान, हम दर्पण की पहचान कैसे करेंगे कि ये उत्तल है ये अवतल है। इसमें दो प्रकार से दिए गए हैं, एक प्रतिबिंब को देखकर और एक उसको स्पर्श कर कर। अब स्पर्श कर कर कैसे देख सकते हैं, हम उसको छुएंगे, दर्पण को जब हम इस पर स्पर्श करेंगे, देखो यहाँ दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या वाले, इस विधि से वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण पहचाने जा सकते हैं, जिसके लिए लकड़ी का एक पैमाना दर्पण के ऊपर रखते हैं। यदि पैमाना दर्पण के सब स्पष्ट करे, क्या बोला है, एकदम बढ़िया से स्पष्ट करे तो दर्पण समतल है। यदि पैमाना दर्पण को किनारे पर स्पर्श करे तथा दर्पण के बीच उभरा हुआ कुछ भाग दबा हुआ रह जाए तो दर्पण अवतल होगा। इसी पैमाने से यदि वो दबा हुआ न रह जाए, उभरा हुआ रह जाए, तो वो क्या होगा, उत्तल होगा। ऐसे पहचान करते हैं। और प्रतिबिंब देखकर कैसे बताएंगे, प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक है, कैसा है, उल्टा बना है प्रतिबिंब के, प्रतिबिंब छोटा बना है, उसके हिसाब से हम बता देंगे देखकर कि क्या क्या चल रहा है। आगे दिया हुआ है हमको, आगे पढ़ना है प्रकाश का
अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जो हम किसी पारदर्शी माध्यम ले, पारदर्शी शीशा या पानी कुछ भी ले लिए, तो जब जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम पर टकराता है तो वो, ये अभिलंब हमने खींच लिया। जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम पर टकराता है तो वो आना तो चाहिए ऐसे, लेकिन वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। क्या बोला है, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों कहाँ पर है, एक ही पॉइंट पर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पहला नियम हो गया। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर है। किन्हीं दो, आगे बोला है दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यमों के बीच, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण, ये आपतन कोण आई की ज्या का मतलब साइन। आपतन कोण की ज्या को हम क्या बोलते हैं, साइन। ज्या साइन का हिंदी नाम है। तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात इस वाले कोण की ज्या का अनुपात आर का क्या होता है, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। मान लेते हैं कोई नियतांक के है, फिर से लिखते हैं, कोई नियतांक क्या है, ये कोई नियतांक के है, ये किसके बराबर है, साइन आई अपान साइन आर के। तो ये आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं ना। देखो यहाँ पे लिखा गया है साइन आई अपान में साइन आर बराबर नियतांक, इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जब प्रकाश का अपवर्तन वस्तु के किसी अन्य माध्यम में हो, जब प्रकाश का अपवर्तन वस्तु के किसी अन्य माध्यम में होता है तो अन्य कोण की ज्या, क्या बोला है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे हम किससे दिखाते हैं, यन से। तो यन बराबर का होता है, यन बराबर का होता है साइन आई अपान में साइन आर, साइन आई अपान में साइन आर। अब आगे बोला है सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। अब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यदि पहला माध्यम y निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम हो तो इस पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को हम इस तरफ से लिखते हैं 1n2। ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या लिखते हैं, 1n2। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये किसके बराबर होगा, साइन आई अपान में साइन आर के। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या हो गया, अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक किस किस बातों पर निर्भर करता है, ये भी हम देख लेते हैं। अपवर्तनांक की निर्भरता, देखो अपवर्तनांक किन बातों पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ कैसा है, मोटा है, गाढ़ा है, पतला है, उसमें पारदर्शी थोड़ी सी कम है, ज़्यादा है, इसके हिसाब से हम देखते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्था, पदार्थ कैसा है, भौतिक अवस्था उसकी कैसी है, ठोस ज़्यादा है कि कम है, इसके हिसाब से। पदार्थ का ताप, उसमें कितना ताप है, वो कितना कम ताप में है, अधिक ताप में है, इस पर निर्भर करता है। प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश के रंग पर, और प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन में क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के निर्भरता का, प्रकाश का अपवर्तन किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ऐसा पूछ सकता है। तो किस पर निर्भर करता है, प्रकाश की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की भौतिक अवस्था, प्रयोग किए जाने वाले रंग तथा पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित माध्यमों में माध्यमों के अपवर्तनांक, जैसे वायु का अपवर्तनांक होता है, वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है। देखो ये 3-4 इंपॉर्टेंट है, वायु, बर्फ, जल और हीरे का
इसीलिए हाईलाइट भी किया हुआ है। वायु जल इनको जरूर याद कर लेना, ऑप्शन में पूछ सकता है। बर्फ का होता है 1.31, जल का होता है 1.33, और हीरे का सबसे ज़्यादा होता है, हीरे का सबसे ज़्यादा होता है 2.42। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। आगे देख लेते हैं अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध क्या है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों के प्रकाश की चाल उन माध्यमों की प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। क्या बोला है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मैंने मान लिया ये प्रकाश की पहला माध्यम 1, दूसरा माध्यम 2, इन दोनों का अपवर्तनांक और चाल में संबंध क्या होता है। इन दोनों माध्यमों में चाल आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल को हम भी मान लेते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होता है शुद्ध। आगे हम देख लेते हैं अगले पेज पे, अगला देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है वायु में प्रकाश की चाल तथा कांच में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में बोलेगा उसके हिसाब से। वायु में अगर यहाँ पे दे देता पहले ग्लास या डायमंड, क्या देता, DNG दे देता, तो हम लिखते हैं हीरे में प्रकाश की चाल, डायमंड में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो जिसका बोलेगा उसका ऊपर, उसके सापेक्ष बोलेगा उसका नीचे, इसी हिसाब से करना है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ भी है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, C/B निर्वात में प्रकाश चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल। अब बोल दिया है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की क्या होती है, उत्क्रमणीयता। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक स्नेल के नियमानुसार, ये सूत्र का निगमन दिया हुआ है कि प्रकाश उत्क्रमणीयता कब होती है। अब हम एक बीकर ले लें, एक बीकर ले लें, ये हमने एक बीकर ले लिया। इस बीकर के ये हमने अभिलंब खींच लिया, यहाँ पे हमने एक दर्पण लगा दिया। अब हम इसमें प्रकाश डालेंगे तो ये थोड़ी सी इधर से घूम के आएगा, यहाँ पे कुछ कोण बनेगा, कुछ कोण यहाँ बनेगा। तो ये जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे, ये तो पहला माध्यम हो गया, ये वायु, नीचे पानी दूसरा माध्यम हो गया। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक देखिए यहाँ पे लिखा है 1n2 साइन आई अपान में साइन आर, स्नेल के नियमानुसार भी पीछे हमने पढ़ा। और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम की अपवर्तनांक स्नेल के नियमानुसार क्या हो जाएगा, 2n1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन आर अपान में साइन आई, ऐसा हो जाएगा। अब हम दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करें, आपस में गुणा करा दे। तो ये आपस में सभी से सभी कट जाएंगे, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इंटू दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या आएगा, 1। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक तथा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या आएगा, 1 के बराबर ना। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लोग अपने से लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जो नहीं आएगा हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे पिछले साल के पेपर सब कुछ दिए हुए हैं। बहुत कम समय बचा हुआ है, कहीं कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उसमें 2020 से लेकर 24 तक के सारे सेट के सारे PYQ हमने अवेलेबल कराए हुए हैं। तो कहीं से अनसाल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो अनसाल का ही PDF है। आप लोग उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है JMS डिफेंस, डिफेंस, JMS डिफेंस वॉरियर के नाम से, जिस नाम से ये यूट्यूब चैनल है उसी नाम से। तो आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं लेंस। लेंस लेंस के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जिसको भी जो पूछना है वो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे पूछ सकता है। बाकी हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में हमने बता ही दिया, फरवरी से चालू हो रहे हैं। जिसको भी जुड़ना हो वो जुड़ सकता है, जिसको भी हमारे ऑफलाइन बैच में जुड़ना है वो जुड़ सकता है। और पेपर आ रहे हैं, बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से चालू हो रहे हैं। सभी बच्चे एकदम
मन लगा के पढ़ाई करें, कायदे से पढ़ाई करें और बोर्ड में अच्छे अच्छे नंबर लाएं। और कोई भी डाउट आए, एनी डाउट, कुछ भी, कोई भी डाउट आए आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा लिख लीजिए 63 88 04 60 60। और इसकी भी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। बाकी यदि कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे इस पे पूछ सकते हैं। यदि हमारे ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहें तो ऑफलाइन बैच पर मंथ की फ़ीस हाई स्कूल वालों की सिर्फ 400 रुपये हैं। हाई स्कूल वालों की पर मंथ की फ़ीस 400 रुपये हैं। अभी फरवरी 15 फरवरी के बाद से क्लासेस ऑफलाइन बैच की भी चालू हो जाएंगी। बोर्ड वालों की तो नहीं होंगी, सिर्फ कक्षा 10वीं और 12वीं वालों की, जो कक्षा इस बार 10वीं और 12वीं में जाएंगे उनके लिए। बाकी अभी तो इनका पेपर होने के बाद, बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद 11वीं और 9वीं की भी क्लास चालू हो जाएगा। बाकी कल देखते हैं। दोस्त